अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स इन वन शॉट्स की एक सीरीज़ पढ़ेंगे जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स को अपलोड करेंगे। टर्निंग इफेक्टिव फोर्सेस का चैप्टर जो है हमने कर लिया है और एग्जांपल्स हम उसकी कर चुके हैं और अभी हम उसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट कर रहे हैं। आपने जितनी थ्योरी पढ़ी है मेरे साथ सब कंसेप्ट्स को समराइज करना है अपने अपने जहन में। उन सब कंसेप्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हम एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अभी जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें क्या कह रहा है, उसके वर्डिंग में जरा गौर कीजिएगा। कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपने एक तो मैग्नीट्यूड बताना है और एक आपने उसकी डायरेक्शन बतानी है। मैग्नीट्यूड क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक क्वांटिटी को आप क्या बोलते हो? मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करते हैं? थीटा से। क्लियर? किससे फाइंड करते हैं? थीटा से। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीस फोर्सेस। हमें कुछ फोर्सेस गिवन है, हमें उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है और उस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। बात समझ गए? बात समझ गए? हमें रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है। सिंपल। जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी, जाहिर सी बात है रिजल्टेंट फोर्स बाय हेड टू टेल रूल किसी ना किसी फोर्सेस से आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट फोर्स ये रही ए पे, सेकंड फोर्स ये रही बी पे, थर्ड फोर्स ये रही सी पे। कहता है कि 70 न्यूटन फोर्स लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे 70 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब अगर आपके पास स्केल हो और उसमें आप देखो तो कहीं आपको कैलिब्रेशंस पे 70 न्यूटन नजर नहीं आ रहा। इसका तरीकाकार मैंने क्या बताया था कि हम 70 न्यूटन को सॉल्व करने के लिए कैलिब्रेशंस करते हैं। जो कैलिब्रेशंस आपको स्केल पे अवेलेबल है, स्केल पे आपको सेंटीमीटर्स गिवन होते हैं, ठीक है, और मीटर भी गिवन होते हैं और फुट भी गिवन होते हैं, ठीक है, गिवन होते हैं ना। तो आप सेंटीमीटर्स के थ्रू स्केलिंग करते हैं, ठीक। आप क्या करते हो कि अपने आसानी के लिए जो आपको गिवन क्वांटिटी होती है, जैसा कि ये 70 न्यूटन है, अब मैं अपने आसानी के लिए इस स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है वो मैं 10 न्यूटन के बराबर ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस स्केल का 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर लेता हूँ तो इस स्केल के 70 सेंटीमीटर कितने न्यूटन के बराबर होंगे? 70 न्यूटन। इसी तरह 50 पे आ जाते हैं। इस स्केल का 5 सेंटीमीटर अगर मैं 10 न्यूटन के बराबर लेता हूँ तो आपके पास 5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट इक्वल होंगे 50 न्यूटन के। फिर इसी तरीके से 40 न्यूटन हमने लिया हुआ 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इक्वल होगा 40 न्यूटन। स्केलिंग समझ आ गई? यानी अपने आसानी के लिए हम कह सकते हैं कि आपके पास जो 10 न्यूटन है, ईच 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक। फिर हमारे पास 3 तरह की वैल्यूज गिवन है, ये हमने स्केलिंग कर दी। दिस इज नोन एज स्केलिंग। क्या है ये? स्केलिंग। स्केलिंग कर दी। अब तुम्हारे पास मामला हल हो गया। 70 न्यूटन स्टैंड्स फॉर 7 सेंटीमीटर, 50 न्यूटन स्टैंड्स फॉर 5 सेंटीमीटर, 40 न्यूटन स्टैंड्स फॉर 4 सेंटीमीटर। अब तुमको कुछ नहीं करना, सिंपल अपने स्केल की मदद से, सेंटीमीटर की मदद से फोर्सेस खींचनी है, फोर्सेस को ड्रॉ करना है। समझ आई? क्योंकि न्यूटन्स को हमने बीच में से डिलीट कर दिया, कैलिब्रेशंस कर दी, हमने कहा इतना न्यूटन इतने सेंटीमीटर के बराबर है। अब यहाँ देख लीजिएगा, मैंने लिखा है कि 70 न्यूटन अलोंग एक्स पे लग रही है, मतलब 7 सेंटीमीटर की पूरी एक लाइन आपने एक्स पे ड्रॉ कर देनी है, एक्स एक्सिस पे। समझ आ रही है मेरी बात? एक्सिस पता ना कैसे होते हैं? ऐसे, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो पूरा 70 न्यूटन जो है यानी 7 सेंटीमीटर पूरा एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर दो। समझ आ गई? ये आपने स्केल से करना है, प्रॉपर स्केल से करना है इसको, डायरेक्शंस के थ्रू। तो अलोंग एक्स एक्सिस, तो 70 न्यूटन की डायरेक्शन दे दी गई हमें, कौन सी है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो हम एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज किया ये एक 7 सेंटीमीटर की लाइन है, 70 न्यूटन जो कि कैलिब्रेशन में हमने बराबर कर दी
7 सेंटीमीटर। ठीक, नंबर 2 पे आते हैं। सिंपल अगली फोर्स बता रहा है कि 50 न्यूटन एट 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस के साथ। जो आपके पास 70 न्यूटन 7 सेंटीमीटर है वो तो पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर है, वो पूरी किसके ऊपर है? यानी उसका एंगल क्या है? 0। भाई पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, उसका एंगल 0 है, डायरेक्शन दे दी गई तो मैं पूरा एक्स है ये। दूसरा बता रहा है कि जो 50 न्यूटन है वो एक्स के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एक्स के साथ। अब अगर x के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाओगे तो आपने नेक्स्ट फोर्स शो करनी है 5 सेंटीमीटर की। तो ये तुम्हारा x है फॉर एग्जांपल, सपोज करो इस x के साथ 30 डिग्री का एंगल बना दो ऐसे, ये दिस इज 30 डिग्री। ऐड तो आपने कैसे करना है? ऐड तो याद रखिएगा आपने हेड टू टेल से करना है। फर्स्ट का हेड, दूसरे का टेल, सेकंड का हेड, अगले का टेल। समझ आ रही है ना? आपने बिल्कुल इसको ऐसे ऐड करना जी। तो याद रखिएगा ये जो एक्स एक्सिस है इसको मैंने अपने तौर पे एक्सटेंड किया है। तो ये जो मेरी सेकंड फोर्स है 50 न्यूटन, यहां से मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। 50 न्यूटन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची और ये जो 50 न्यूटन फोर्स लगा रही है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। समझ आ गई बात? अब थर्ड पे आते हैं। पूरा आपके पास 40 न्यूटन आ रहा है अलोंग y एक्सिस। इसका y क्या बनेगा? पूरा y ये बनेगा, समझ आए? पूरा y ये बनेगा, यानी मैं जो अगली ऐड करूंगा वो यू होगी। दिस इज अलोंग y एक्सिस, समझ आई बात? दिस इज अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस पे कितनी ड्रॉ करनी है? y एक्सिस पे सिर्फ 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। 4 सेंटीमीटर दैट इज 40 न्यूटन। अच्छा, अब इनका रिजल्टेंट लिखना है हमें। रिजल्टेंट लिखने का क्या तरीका बताया था? रिजल्टेंट का टेल फर्स्ट के टेल के ऊपर और उसका हेड लास्ट के हेड के ऊपर। तो मैं इसका रिजल्टेंट लिखने लगा हूं। रिजल्टेंट का टेल ये रखा फर्स्ट के टेल के ऊपर और उसका हेड लास्ट के हेड पे रख दिया। बात समझ आ गई? रिजल्टेंट का टेल फर्स्ट के टेल पे, उसका हेड लास्ट के हेड पे रख दिया। ये रहा आपका रिजल्टेंट वेक्टर और इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है हमें। रिजल्टेंट वेक्टर फिर से समझाता हूं, साथ में जरा गौर कीजिएगा। ये पूरा x है, ये पूरा y है। पहली फोर्स बताता है कि 70 न्यूटन पूरी x पे लग रही है। सो मैंने कैलिब्रेशन ले ली कि मेरे स्केल का 10 सेंटीमीटर 1 न्यूटन है। मैंने पूरी 77 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी x एक्सिस के ऊपर। दूसरी फोर्स कह रहा है कि x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मान लो अगर मैं वैसे ही इसको बनाऊं इस जगह पे, तो ये मेरा पूरा x है और ये मेरा y है। समझ रहे हो ना? ये x है, ये y है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस x के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। बात समझे? इस x के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है ये वाली फोर्स, यानी 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी मैंने इधर को। ठीक है, यानी ये जो आपका कंपास है वहां से भी आप इसको देख सकते हो। पूरा आपने 30 डिग्री लेना है, 30 डिग्री की लाइन आपने खींच देनी है बिल्कुल ऐसे x एक्सिस के साथ। ठीक, यानी तुम्हारे पास ये आपका d है पूरा, ये पूरा 90 है, ये x एक्सिस है ये वाला। इस एक्सिस के साथ पूरा 30 डिग्री का लाइन यहाँ आपने ढूंढ लेना है, उस लाइन को ट्रेस कर लेना है, तो ये आपका पूरा 30 डिग्री आ जाए। समझ आ गई? फिर उसने कहा जो थर्ड फोर्स है वो पूरी की पूरी y एक्सिस के ऊपर है, तो मैंने पूरी y पे लेनी है। ये पूरी y पे कितनी 4 सेंटीमीटर की लाइन ले ली मैंने। अब आ गया काम रिजल्टेंट फोर्स का। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? रिजल्टेंट फोर्स का टेल फर्स्ट के टेल पे और उसका हेड लास्ट के हेड पे रख देना है। ठीक हो गया? तो ये आ जाती है रिजल्टेंट फोर्स। अब इसका मैग्नीट्यूड बताते हैं, जरा गौर कीजिएगा। इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 7 सेंटीमीटर
प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। तो 7 प्लस 5 12 प्लस 4 16 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर इस रिजल्टेंट फोर्स का हम प्रॉपर कंपास की मदद से या डी की हेल्प से इसका एंगल चेक करें तो ये पूरा बन जाएगा 29 डिग्री। ठीक है, आप अपने कॉपी के ऊपर प्रॉपर कैलिब्रेशंस के साथ अगर इसका एंगल यहाँ चेक करोगे एक्स एक्सिस के साथ दैट विल बिकम 29 डिग्री। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड of resulting force सेंटीमीटर या फिर आप कह रहे हैं 16 न्यूटन। ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट है, तीनों फोर्सेस का आपके पास कंबाइंड इफेक्ट है। ठीक है, इस हिसाब से आपके पास इसकी जो डायरेक्शन है दैट विल बिकम डायरेक्शन थीटा दैट इज 29 डिग्री। और अगर मैं इसको न्यूटन में मजीद इसकी बात करूं तो अगर आप न्यूटन में इसको समाप्त करें तो 70 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन ये कितना बना 120 न्यूटन और 120 न्यूटन प्लस 40 न्यूटन ये आपके पास 160 न्यूटन बनता है। तो 160 न्यूटन की लिबरेशन में कितना आएगा 16 न्यूटन 16 सेंटीमीटर। समझ आ गई? एनी क्वेश्चन? ठीक है ना, 40 for 4 सेंटीमीटर, 70 for 7 सेंटीमीटर, 160 for 16 सेंटीमीटर। समझ आ गई सब? एनी क्वेश्चन? हमने अपने कैलिब्रेशंस का 1 सेंटीमीटर स्केल किया 10 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर। ये इसकी डायरेक्शन कौन ये इसकी कंपास डी आप अपन डी का एक्स एक्सिस के एंगल कैलकुलेट करें तो 29 बनेगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करते हैं। क्या कहता है कि एक एरोप्लेन है, ठीक है, वो मूव कर रहा है 200 मीटर पर सेकंड से। एक एरोप्लेन है वो 200 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो जरा फील कीजिएगा इस बात को। ये एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है, इस एरोप्लेन की लगभग जो वेलोसिटी है वो मुझे गिवन है 200 मीटर पर सेकंड। 200 मीटर पर सेकंड, ठीक, इस तरह जा रहा है। हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ कितना एंगल बना रहा है वो भी गिवन दे दिया 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इसका हॉरिजॉन्टल है x, ये इसका वर्टिकल होगा y। यहां तक समझ गए? स्टेटमेंट के साथ साथ चल रहा हूं। एरोप्लेन बना रहा है 60 डिग्री, किस स्पीड से? 200 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक, सन कह रहा है कि स्टेटमेंटली क्या करता है, इस एरोप्लेन का शैडो जो है वो हॉरिजॉन्टल पे डालता है। सन जो यहाँ ऊपर लगा होगा, इस एरोप्लेन के जो शैडो है वो यहाँ हॉरिजॉन्टल पे पेस्ट करता है। इस चीज का शैडो आपको यहाँ पे एरोप्लेन का शैडो आपको एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल पे नजर आ रहा है। तो कह रहा है कि आप इसका क्या फाइंड करो, स्पीड ऑफ शैडो ऑन ग्राउंड फाइंड करो। यानी इस हॉरिजॉन्टल पे आपको कह रहा है कि इस एरोप्लेन का जो शैडो है जो एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है हॉरिजॉन्टल पे वो फाइंड करो। इन अदर वर्ड्स अगर आपको याद हो, ये आपसे vx यानी v cos थीटा की बात कर रहा है। हॉरिजॉन्टल पे कौन सा कंपोनेंट होता है? v cos थीटा। वर्टिकल पे कौन सा होता है? v sin थीटा। यहां से यहां हमसे v cos थीटा रिक्वायर्ड है। मेरी बात समझ लें? यानी अगर मैं वेलोसिटी को अलग से u बनाऊं, ये वेलोसिटी है एरोप्लेन की, तो इसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे? एरोप्लेन जा रहा है ऐसे जनाब, इसके कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में बन जाएगा v cos थीटा और ये इसका कंपोनेंट बन जाएगा v sin थीटा। ऐसा ही है,
Yes, sir. तो इस एरोप्लेन का जो शेडो है वो यहाँ हॉरिजॉन्टल में पड़ेगा। तो कह रहा है कि इस v cos थीटा की वैल्यू बता दो कितनी है। हमसे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ लिया, समझ आ रही है? तो हम v cos थीटा की वैल्यू बताने लगे हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा v sin थीटा। v cos थीटा इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड cos 60। अगर आप cos 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, जो कि बनती है 0.5, 200 मीटर पर सेकेंड क्रॉस 0.5। ये वैल्यू आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो cos 60 डिग्री आपको कैलकुलेटर में जो वैल्यू देगा वो होगी 0.5। समझ आ रही है? cos 60 डायरेक्ट आप डाल देंगे कैलकुलेटर में, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आप अगर इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वल होती है vx जो है वो बराबर होता है 100 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया शेडो ऑफ एरोप्लेन, शेडो ऑफ एरोप्लेन विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल या विद एक्स एक्सिस। पूरा न्यूमेरिकल समझ गए? यस सर। मैं फिर से इसको बता देता हूँ, बहुत सिंपल था। ये एरोप्लेन जा रहा है 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल का खुद उसने जिक्र किया है, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल लिया है। फिर वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट है, वेक्टर क्वांटिटी को हम स्प्लिट करते हैं किस में, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, एक उसका हॉरिजॉन्टल एक उसका वर्टिकल। लेकिन उसने न्यूमेरिकल में वर्टिकल का जिक्र नहीं किया, उसने कहा कि जो ग्राउंड के साथ उसका साया बन रहा है, शेडो बन रहा है, किसकी रफ्तार का, एरोप्लेन की रफ्तार का, वो बताओ। तो ग्राउंड के साथ v cos थीटा बन रहा है, देख रहे हो? ये ग्राउंड है, ग्राउंड तो हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस पे इस एरोप्लेन का शेडो v cos थीटा बन रहा है, जिसकी वैल्यू हमने बता दी। तो ये यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। समझ गए? यस Yes, सर। sir. एनी डाउट? No, sir. सर। ओके।